हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत जल्द ही हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स आने वाले हैं और आगे भी आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इन सभी एग्जामों में अब लिटरेचर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वर्डवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, यानी जो वर्डवर्थ थे पॉपुलरली इनको कहाँ का पोएट कहा जाता था। तो हमारे पास चार राइट ऑप्शन है, लैंकनशायर, वेसेक्स रीजन, एसेक्स रीजन या ऑप्शन नंबर डी लेक डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लेक डिस्ट्रिक्ट। जो वर्डवर्थ थे हमारे वो लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट थे और इनके साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में दो और पोएट थे जिनका नाम था एस.टी. कॉलरिज, जिनको हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के भी नाम से जानते हैं। और दूसरे हमारे पोएट थे रॉबर्ट साउदी। ठीक है बच्चों, तो वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी, इन तीनों पोएट्स को लेक डिस्ट्रिक्ट का पोएट कहा जाता था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट, यानी वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है कॉकर वैली, कॉकर माउथ, कॉकर पेट या कॉकर हिल। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉकर माउथ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कॉकर माउथ में हुआ था और इनका जन्म जो है बच्चों वो 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इनका जन्म जो है कॉकर माउथ में 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, Why is the year 1798 taken to be the beginning of romantic movement? यानी जो ईयर 1798 था इसको रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों कहा गया था? तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं। वर्ड्सवर्थ्स बर्थडे, ऑप्शन बी इज फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, सी असैसिन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड डी ऑप्शन इज लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट। तो ये जो हमारा लिरिकल बैलेट है बच्चों, ये ईयर 1798 में पब्लिश हुआ था और इसी के पब्लिकेशन के साथ साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत भी हो गई थी। तो लिरिकल बैलेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे कि जो हमारे लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोएम्स थी, है ना, टोटल पोएम जो थी वो थी 23 पोएम्स। ठीक है, जिसमें जो हमारी इसमें हमारे दो राइटर्स थे, एक सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, और दूसरे हमारे थे वर्ड्सवर्थ। तो दोनों राइटर ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें
इस लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन में दोनों राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया था 23 पोएम्स का, जिसमें कि 4 पोएम्स जो थी हमारी वो सैमुअल टेलर कॉलरेज की थी और बाकी की जो हमारी रिमेनिंग 19 पोएम्स थी उनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हुई इसके बारे में। और इसमें जो सबसे पहली हमारी पोएम थी दैट वाज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, इसको लिखा था सैमुअल टेलर कॉलरेज ने। इसके बाद सबसे लास्ट पोएम जो है हमारी लिरिकल बैलेट की वो है टिंटर्न एबी। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये सबसे पहली पोएम है और ये हमारी जो है सबसे लास्ट पोएम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं बच्चों, तो लंदन में रोमांटिक एज की जो शुरुआत थी वो लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ शुरू हुई, जो कि 1798 में पब्लिश हुए थे। और लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करने में उसमें जो पोएम्स का कंट्रीब्यूशन था वो हमारे 2 राइटर्स के द्वारा किया गया था। पहले थे हमारे सैमुअल टेलर कॉलरेज और दूसरे थे विलियम्स वर्ड्सवर्थ। और टोटल पोएम जो है हमारी लिरिकल बैलेट्स में जो थी वो 23 पोएम्स थी, जिसमें 4 पोएम्स जो थी 4 पोएम सैमुअल टेलर कॉलरेज की थी और रिमेनिंग 19 पोएम जो थी वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ की थी। और इसमें जो सबसे पहली पोएम थी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली पोएम जो थी वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी। ठीक है, और सबसे लास्ट पोएम जो थी हमारी वो थी टिंटर्न एबी। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को सैमुअल टेलर कॉलरेज ने लिखा था और टिंटर्न एबी को विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और ये इनकी लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट्स की। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी रेलेवेंट होगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को हम और किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ पोप, एज ऑफ ड्राइडेन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन और लास्ट ऑप्शन है हमारा एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्यों? क्योंकि इसी रोमांटिक एज में 1978 में क्या हुआ था? लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, इसी की वजह से इस एज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस एज को हम लोग रोमांटिक एज कहते हैं ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ was appointed as poet लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। यानी यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए है कॉलरेज, बी बेन जॉनसन, सी ऑप्शन रॉबर्ट साउदी, डी ऑप्शन सर वॉल्टर स्कॉट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट साउदी। विलियम वर्ड्सवर्थ को आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था और वर्ड्सवर्थ को 1843 में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर में विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो उसका राइट ऑप्शन होगा 1843 में उनको इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बनाया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी, जो कि एक लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम द लॉस्ट लीडर। विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया था लॉस्ट लीडर कह के? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए
अर्नोल्ड, बी कीट्स, सी ब्राउनिंग एंड डी इज शैली। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कह के क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ आप कह सकते हैं कि रेपुटेशन के लिए और पैसों के लिए उन्होंने क्या किया था, जो दूसरे पोएट्स थे उनको छोड़कर पोएट लॉरेटशिप को स्वीकार कर लिया था। इसलिए जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था अपनी पोएम लॉस्ट लीडर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टर्न डॉटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्टर्न डॉटर किसको कहा गया। जो स्टर्न डॉटर है वो क्या है, गॉड की वॉइस है। तो यहाँ पर बच्चों स्टर्न डॉटर किसको कहा गया है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ए लूसी, बी नेचर, सी सोल, डी ड्यूटी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ड्यूटी। यहाँ पर बच्चों ड्यूटी को स्टर्न डॉटर के नाम से बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि जो ड्यूटी है ये क्या है बच्चों, ये पोएम है। ओड टू ड्यूटी से ये लाइन ली गई है, ओड टू ड्यूटी। ठीक है, ये लाइन बच्चों हमारी पोएम ओड टू ड्यूटी से ली गई है। तो ओड, आपको ओड का क्या मतलब है, ओड होती है बच्चों किसी की प्रेज में लिखी जाती, कोई कविता जो हम लिखते हैं जिसमें हम किसी को हाईली प्रेज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता लिखी गई है ओड टू ड्यूटी, यहाँ यानी कि यहाँ पर इस पोएम में ड्यूटी को प्रेज किया गया है और बोला गया है कि जो ड्यूटी है वो एक स्टर्न डॉटर है। यानी कहा गया है कि हमें अपने काम, अपने कर्तव्य को लेकर बिल्कुल निष्ठावान रहना चाहिए, हमेशा पहले अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वर्क को देनी चाहिए, ईमानदारी के साथ अपने काम को करना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट ने इसलिए ड्यूटी को स्टर्न डॉटर कह के बुलाया है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। एक पोएम है जिसमें माइकल के कॉटेज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस पोएम में माइकल जो कैरेक्टर है, इसका जो कॉटेज है उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए द मून, ऑप्शन बी ब्राइट स्टार, ऑप्शन सी मॉर्निंग स्टार और ऑप्शन नंबर डी इवनिंग स्टार। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस पोएम में जो माइकल है इसके कॉटेज का नाम है इवनिंग स्टार। सो होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको कि माइकल के कॉटेज का नाम है इवनिंग स्टार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज अ। जो वर्ड्सवर्थ है जो उन्होंने प्रील्यूड लिखी है वो क्या है, अ बैलेड, ऑटोग्राफिकल पोएम, ये बच्चों होगा पोएम। ठीक, सी फिलोसॉफिकल पोएम एंड डी एलिजी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो जो ये प्रिल्यूड है बच्चों, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा है। इसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया है और इस पोएम को जो हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने इस पोएम को कंप्लीट किया था इन द ईयर, ये कंप्लीट हुई थी पोएम जो है इन द ईयर 1805। लेकिन बच्चों इसका जो पब्लिकेशन हुआ था इट इज पब्लिश्ड इन 1850 और आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, आफ्टर डेथ।
तो ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है बच्चों, ये कंप्लीट तो हो गई थी 1805 में, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो इनकी डेथ के बाद 1850 में हुआ था, जो कि इनकी वाइफ मैरी हचिंसन थी, उन्होंने इनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया था। तो बच्चों इस पोएम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, पोएम टू कॉलरिज, और एक तो इसका ये नाम है, दूसरा नाम है ग्रोथ, और इस पोएम का दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन और एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। इस पोएम को जो प्रोल्यूड है, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ द राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, और इस पोएम को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जो कि है हमारा पोएम टू कॉलरिज, और दूसरा नाम इसका है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, and it was completed in the year 1805 and was published in 1850 after his death, and it is published by his wife Mary Hutchinson. Hope so आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी बच्चों। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ wrote a sonnet London 1802 on। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी लंदन 1802। ये सोनेट इन्होंने किस पर लिखी थी? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये सोनेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को लिखी थी, ठीक है, लंदन 1802 में। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, Whom does Wordsworth refer to these lines? यानी इसमें ये जो लाइन्स लिखी, Thy soul was like a star and dwelt apart, ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये किसको रेफर करते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। सो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, डी ड्राइडन, सी मिल्टन एंड डी शेक्सपियर। तो ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को रेफर करते हैं, Thy soul was like a star and dwelt apart। ये जो लाइन्स हैं ये लंदन 1802 से ली गई हैं, जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और इन लाइन्स में विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जो जॉन मिल्टन है उनकी जो सोल है वो बिल्कुल स्टार की तरह है, यानी जो उनकी सोल है इट इज लाइक अ स्टार, और बहुत प्योर है, ठीक, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी खराबी, समाज की जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल नहीं है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट मतलब जो उनकी सोल है, जो समाज की बुराइयां, कुरीतियां, सेल्फिशनेस लोगों में आ गई है वो नहीं है। इन लाइन में वो क्या करना चाहते हैं? इन्वोक करना चाहते हैं मिल्टन को, विश करना चाहते हैं कि काश इस समय मिल्टन होते और लंदन की स्थिति को देखते, जहां पर जो लोग हैं सेल्फिश हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे की उनको कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए वो चाहते थे कि काश मिल्टन यहाँ पर होते और अपने लंदन में लोगों को अपनी कविताओं के द्वारा उनको क्या करते, उनको अपनी कविताओं के द्वारा बताते, लोगों की महत्व क्या है, लोगों के बारे में बताते, अच्छाइयों को सिखाते। तो इस पोएम में जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं वो मिल्टन के बारे में लिखते हैं, ठीक। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटेन अंडर द टाइटल, यानी जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये सबसे पहले किस टाइटल के नीचे लिखी गई थी? ऑप्शन ए माइकल, ऑप्शन बी द 2 अप्रैल मॉर्निंग, सी द रूइंड कॉटेज, ऑप्शन डी द लीच गैदरर। तो ये जो पोएम है बच्चों ये हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इस टाइटल के अंदर लिखी गई थी द लीच गैदरर, ठीक है।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड? ऑप्शन ए नथिंग, बी ओड टू ड्यूटी, सी द रूइंड कॉटेज एंड डी ऑप्शन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इस पोएम में ये दो कैरेक्टर्स हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है द लाइन मिल्टन thou shouldest be living at this hour is taken from, यानी ये जो लाइन है मिल्टन thou shouldest be living at this hour किस पोएम से ली गई है? टू मिल्टन, लंदन 1802, गाइड टू द लेक्स, VR7, दी एलिजिक स्टैंजास। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू मिल्टन, लंदन 1802, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जॉन मिल्टन पे। वो कहते हैं कि इस समय जो लंदन है, लंदन की स्थिति बहुत खराब है। इसमें वो इन्वोक करते हैं मिल्टन की सोल को, स्पिरिट को, कि लंदन की स्थिति बहुत खराब है, लोग सेल्फिश हो चुके हैं, काश आप होते तो अपनी पोएट्री के द्वारा लोगों को सुधार पाते, उन्हें अच्छी चीजें बता पाते। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहना चाहते हैं और जॉन मिल्टन की स्पिरिट को इन्वोक करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है who opines there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and material composition। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। इन लाइनों को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम। तो जो हमारी पोएम है टिंटन एबी, उसका जो कंप्लीट टाइटल है वो क्या है? ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका कंप्लीट टाइटल आपका होने वाला है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ, ये वाला वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, रिविजिटिंग यानी दोबारा विजिट करना, ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ द बैंक्स ऑफ the V during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visited first? तो कहने का मतलब है जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये जो प्लेस है टिंटन एबी जो पोएम है, यहाँ पर इन्होंने पहली बार कब विजिट किया था ये आपसे पूछा गया है। दोबारा उन्होंने 13 जुलाई 1798 को विजिट किया था, तो पहली बार उन्होंने कब विजिट किया था ये आपको बताना है। और ये जो वाई लिखा है बच्चों, ये रिवर का नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1795, option D none of these above. So the right option is option number A. पहली बार जब वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी आए थे वो ईयर था 1793। अगेन ऑप्शन बी जो है आपका, यहाँ पर क्या हुआ था? लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड हुए थे। ठीक, याद रखिएगा। और 1795 में क्या हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात हुई थी एस.टी. कॉलरिज से। ठीक, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मुलाकात हुई थी सैमुअल टेलर कॉलरिज में, वो हुई थी ईयर 1795 में। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, यानी हर जो ग्रेट पोएट है, जो महान पोएट है, ये शब्द किसने कहे हैं? एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, यानी हर जो पोएट है, जो महान पोएट है, वो एक बहुत बड़ा
टीचर भी है। ये लाइंस किसने कही थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी। ये लाइन कही गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कि हर पोएट जो है वो एक महान टीचर है। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry? यहाँ पर किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि वो अपनी खुद की ही पोइट्री को, अपनी पोइट्री, वर्ड्सवर्थ was not following his own theory of poetry, यानी यहाँ पर किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को कि वो अपनी पोएटिक थ्योरी को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए मिल्टन, सी गोएथे, डी टी.एस. इलियट एंड डी अर्नोल्ड। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने इनको क्रिटिसाइज किया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो खुद की ही पोएटिक थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in the year. यानी कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो लिरिकल बैलेड्स थे इनको अमेरिका में लंदन से ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और वो ईयर कब था जब अमेरिका में पहला एडिशन लिरिकल बैलेड्स का पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में जो लिरिकल बैलेड्स का पहला एडिशन पब्लिश हुआ था बच्चों वो था ईयर 1843 में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ? किस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ के लिए लिखते हैं? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। यानी यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिटिसाइज कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को कि उन्होंने जो है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर यानी कुछ चंद पैसों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, उन लोगों को छोड़ दिया और अपने कोर्ट में रीबैंड यानी एक हाई अथॉरिटी या रॉबर्ट, इनको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट की उपाधि दी गई थी। उस उपाधि के लिए, कुछ सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पैसों के लिए इन लोगों को छोड़ दिया और वो बिक गए कुछ पैसों के लिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द लॉस्ट लीडर, ऑप्शन बी प्रोफायरियास लवर, सी प्रोस्पाइस, डी इन हिज क्रिटिकल एसे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है द लॉस्ट लीडर। द लॉस्ट लीडर जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई थी कविता, इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्रिटिसाइज किया है कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस एंड जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ होगा, होप सो ये क्वेश्चन आपको। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन। ये जो आपको यहाँ पे लाइन्स दिख रही हैं ये किस पोएम में अपीयर करती? शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो ये लाइन्स किस पोएम में आती हैं? ऑप्शन ए शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, बी द किटन एट प्ले, सी सॉलिटरी रीपर, and option D is none of these. So the right option for this question is option number A, she dwelt among the untrodden ways. चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है which poem these lines have been taken from, यानी किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं किस पोएम से ली गई हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिल्यूड, बी डैफोडिल्स, सी टिंटन एबी,
D, the word is too much with us. So right option for this question is option number B, daffodils. तो ये जो लाइंस हैं डैफोडिल्स पोएम से ली गई हैं। इसमें जो पोएट है वो कह रहा है दाई फ्लैश, यहाँ पे दाई वर्ड जो है दे फ्लैश जो है ये डैफोडिल्स को रेफर किया जाता है। दे मीन्स डैफोडिल्स, दे फ्लैश ऑन दाई इनवर्ड आई। जो डैफोडिल्स हैं जब वो फ्लैश करती हैं, जब मूव करती हैं, तो पोएट कह रहा है उसकी जो अंदर की सोल है, वो जो स्पिरिट है, वो उसको क्या कर रही है, वो उसको हैप्पीनेस दे रही है, खुशी दे रही है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड दे रही है। जो पोएट था उसका जो मन था वो अपसेट था, दुखी था, वो पेंसिव मूड में था, लेकिन जब वो गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है पोएट, तो उसके अंदर क्या एक स्पिरिट, एक खुशी उसको दिखाई देती है जब गोल्डन डैफोडिल्स मूव करती हैं। तो पोएट यहाँ पर यही बताना चाहता है कि वो उसको सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस देकर जाती है और इनर हैप्पीनेस देकर जाती हैं। ठीक है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके जाती हैं। ठीक, आई होप ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पोम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ, यानी ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं किस पोम से ली गई हैं। द नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, यानी ये जो लाइन्स हैं नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, किससे ली गई हैं, किस पोएम से ली गई हैं। ऑप्शन ए रूथ, ऑप्शन बी प्रिल्यूड, ऑप्शन सी डैफोडिल्स एंड ऑप्शन डी इज टिंटन एबी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, टिंटन एबी। ये लाइंस जो है टिंटन एबी से ली गई हैं, जो कि लिरिकल बैलेड्स की सबसे लास्ट पोएम है जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं। टिंटन एबी एक प्लेस है जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर उन्होंने इस पोएम को लिखा था नेचर के बारे में। वहां पर उन्होंने क्या लिखा, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट, यानी जो नेचर है उस दिल को कभी नहीं तोड़ता है या धोखा देता है जो उसको प्यार करता है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, जो नेचर है वो उस दिल को कभी नहीं तोड़ता है या उसे कभी धोखा नहीं देता जो उसे प्यार करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है बच्चों द ट्रू कमिटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम, यानी जो वर्ड्सवर्थ हैं इनके पोएटिक करियर का सबसे ट्रू या सबसे हाई टाइम कब था, यानी इनके पोएटिक करियर का सबसे अच्छा समय कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। 1797 से 1798 के बीच में इन्होंने जो कविताएं लिखी और वो इनके पोएटिक करियर के लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि इसी समय लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन हुआ था और वो इनके लिए सबसे गोल्डन टाइम था इनके पोएटिक करियर का। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइन किसने कहा था, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन कि काश आप ये लाइन किसने कहा था कि मिल्टन आप इस समय जिंदा होते, आपकी लंदन को बहुत जरूरत है। ये लाइन किसने कही थी, ऑप्शन नंबर ए है जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, W.B. ईस्ट एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। इस लाइन को कहा था मिल्टन के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम लंदन 1802 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन, वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड किस ईयर में लिखी थी, सॉरी वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन, यानी वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड लिखी है वो कितनी बुक्स में लिखी है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 बुक्स, बी 10 बुक्स, सी 14 बुक्स, डी है 16 बुक्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को 14 बुक्स में लिखा था। ठीक, जो कि पब्लिश हुई थी 1850 में। ठीक,
प्रिल्यूड का पब्लिकेशन हुआ था 1850 में उनकी डेथ के बाद। अब चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, The following lines are taken from To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। यानी ये लाइन किस पोएम से ली गई है? सो ऑप्शन नंबर ए इज टिंटन एबी, बी माइकल, सी इमोर्टैलिटी ओड, सी स्कॉन नॉट द सोनेट। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी इमोर्टैलिटी ओड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन लाइंस को कहा, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव मी थॉट्स। यानी कि उनका कहना है कि जो मीनेस्ट फ्लावर है, जो एक छोटे से छोटा फ्लावर है, जब वो हवा से उड़ता है तो वो विलियम वर्ड्स को इतना अंदर से अफेक्ट करता है या उनको इतनी फील आती है उस फ्लावर को देख के, उस छोटे से फ्लावर को देखकर उनको नेचर से रिलेटेड जो फील आती है वो उनकी आंखों में आंसू देने के लिए काफी है। कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक छोटे से फ्लावर को लेके कितना गहराई से सोचते हैं और वो कहते हैं कि एक छोटा सा फ्लावर भी उनके अंदर एक टीयर्स सॉर्ट ऑफ फील दे सकता है, कि उनकी आंखों में आंसू ला सकता है, इतना गहराई से वो एक फूल के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दीज लाइन्स। इमोर्टैलिटी ओड से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सोनेट द वर्ड टू मच विद अस इज रिटन बाय। ये जो सोनेट है, द वर्ड टू मच विद अस है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए स्कॉट, ऑप्शन नंबर बी पी.बी. शेले, ऑप्शन नंबर सी बायरन, ऑप्शन नंबर डी इज वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विलियम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है, द वर्ड टू मच विद अस। ठीक, तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी क्लास की आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। जैसा कि आज मैं आपके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज लेकर आई हूँ, इसी तरह जो हमारे यूपी टीजीटी में और पीजीटी में और भी हमारे राइटर्स आते हैं, जैसे जॉन मिल्टन हो गए, जॉन गाल्सवर्दी हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कुछ आगे आने वाली जो मेरी सीरीज होंगी। तो होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।